चलो बेटा, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टीचर भरती गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासेस में आप लोगों ने बाल विकास को जो भी अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं से जोड़ते हुए शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास को आप सब ने पढ़ा होगा। और मैंने बहुत सारी शिक्षण की कुछ क्लासेस डाल रखी हैं। आइए उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाते हैं जहां से प्रत्येक वर्ष एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है आपके किसी भी पेपर में। ठीक है ना बेटा? और टॉपिक का नाम है बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है ना? और बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से आप लोगों ने पढ़ा होगा, अवस्थाओं का जिक्र हुआ होगा, किस तरीके से अवस्थाओं पर, किस तरीके से प्राइमरी लेवल पर, किस तरीके से माध्यमिक लेवल पर इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इन सब की चर्चा हम धीरे धीरे करना आपको बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे जितने भी अभी तक पेपर बनाए जा चुके हैं, जो पेपर हो चुके हैं, उन सब पेपरों में प्रत्येक वर्ष इन में से जो भी मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊंगा, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जो भी चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित होती हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होती हैं। ठीक है ना बेटा? तो आप लोगों को मैं बता दूं, पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, लगातार क्वेश्चन पूछा गया। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्वेश्चन पूछा गया। विकास की दिशा का सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा गया। एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, और साथ ही साथ बेटा आप लोग देख रहे होंगे विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। वंशानुक्रम और वातावरण के सिद्धांत से संबंधित, रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है, और वृद्धि और विकास की जो दर होती है वो समान नहीं होती है। इन सभी पॉइंटों को हम सब जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे बेटा? सबसे पहले हम चलेंगे पहले सिद्धांत की तरफ। जैसा कि पिछली कक्षाओं में मैंने आप लोगों को ध्यान दिया होगा, तो मैं लिखाने पर बल नहीं देता हूं, मैं समझाने पर बल देता हूं, और आप लोग समझ करके अपने आप धीरे धीरे चीज़ों को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे बेटा? लिख लेंगे। क्या? बाल विकास के सिद्धांत, और पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। कहा जाता है बाल विकास में जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो एक सीधी रेखा में कार्य करता रहता है, निरंतर चलता रहता है। मतलब बालक के जन्म से लेकर बालक की मृत्यु तक बालक कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, सीखता रहता है। लेकिन बाल विकास में हम लोग किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं जन्म लेने से लेकर, ठीक है ना बेटा, और किशोरा अवस्था तक बालक में जिस प्रकार लगातार जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो लगातार दिखाई देती है, वो लगातार उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती रहती है, और निरंतर गति के रूप में, एक सीधी रेखा के रूप में आगे की ओर गति प्रदान करती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि बालक में निरंतरता का सिद्धांत अप्लाई करना चाहिए। अर्थात निरंतरता का जो सिद्धांत है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से लगाया गया है। कौन सी प्रक्रिया से लगाया गया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से लगाया गया है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आया था जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं, किस बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं? आप सब आंसर आराम से दे दोगे। आंसर क्या दे दोगे बेटा? निरंतरता का सिद्धांत। समझ रहे हैं आप लोग? दूसरा देखना बेटा, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। आप लोगों के पेपर में वैयक्तिक भिन्नता भी एक विषय है, एक विषय टॉपिक है। उसको देखा जाए यदि, तो वैयक्तिक भिन्नता को सबसे पहले गाल्टन महोदय ने दिया। हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक में इस सिद्धांत की उन्होंने व्याख्या की और बहुत अच्छी एक बात कही, और उसी से अप्लाई हो गया वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से आशय किन्हीं भी दो प्रकार के बालकों की रुचियों से, योग्यताओं से, क्षमताओं से लगाया जा सकता है, क्योंकि दो बालक की रुचियां, योग्यताएं, क्षमताएं, या जो भी उनके अंदर विभिन्न प्रकार की जो अभिरुचियां होंगी, उनमें एक दूसरे में क्या होगा, परिवर्तन दिखाई देगा। तो सीधे सीधे कहेंगे बालक में रुचि के आधार पर, बालक में क्षमताओं के आधार में यदि दोनों में परिवर्तन होता है तो उसे वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। समझ रहे हो बेटा?
मतलब ऐसे भी कह सकते हो, दो बालक की रुचियां, योग्यताएं, क्षमताएं एक समान नहीं होती, इसलिए व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहलाती हैं। क्यों बेटा? हम हैं, आप हैं, आपके स्टूडेंट हैं, या आप ऐसे ही देख लो, आप घर में दो सदस्य हैं और दोनों सदस्य की क्या रुचियां, क्या योग्यताएं, क्या क्षमताएं समान होती हैं बेटा? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होती हैं सर। अर्थात इस सिद्धांत को व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहेंगे। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, राम ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, जबकि हिंदी में 90 अंक प्राप्त किए, और उसी विषय में दूसरे ने अर्थात सुरेश ने, जिस विषय का नाम मैंने लिया, एक में 70 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 50 अंक प्राप्त किए। तो क्या दोनों में देख रहे हो ना बेटा, विषयों में भी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसे व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। समझ रहे हो बेटा? क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? अगला जाइए तीसरे सिद्धांत की तरफ, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत को कुप्पुस्वामी महोदय ने दिया और उन्होंने कहा, विकास एक सीधी रेखा में या सीधी दिशा में आगे की ओर कार्य करती रहती है। अर्थात एक निश्चित दिशा की ओर कार्य करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती रहती है। इसलिए इस सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के नियमों की व्याख्या की जाती है। कुप्पुस्वामी महोदय ने विकास की दिशा के सिद्धांत के दो नियम बताए। पहला नियम बताया मस्ताख दो मुखी विकास का नियम, और दूसरा बताया निकट विकास दूरस्थ अर्थात निकट विकास का सिद्धांत या निकट विकास का नियम, जिसे कहते हैं निकट विकास का नियम। और मस्ताख दो मुखी विकास का नियम क्या होता है, आइए समझते हैं। माँ की गर्भ में जब बच्चे के भ्रूण का विकास होता है, माँ की गर्भ में जब बच्चे का विकास प्रारंभ होता है, उस दौरान बच्चे के सिर का निर्माण हो रहा होता है, और फिर धीरे धीरे धड़ का निर्माण होता है, और धीरे धीरे करके पैरों का निर्माण होता है। अर्थात सिर से पैरों की जो प्रक्रिया होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसको मस्ताख दो मुखी विकास का नियम कहते हैं। अर्थात सिर से पैर के निर्माण की प्रक्रिया मस्ताख दो मुखी विकास के नियम के अंतर्गत आती है, जो गर्भावस्था के दौरान देखी जाती है, माँ के गर्भकाल में देखी जाती है। अर्थात बच्चे का जन्म लेने से पूर्व में इस प्रक्रिया का निर्माण जो होता है, उसे मस्ताख दो मुखी विकास का नियम कहते हैं। दूसरा नियम बेटा क्या है? दूसरा नियम है निकट दूरस्थ विकास का नियम। निकट दूरस्थ विकास का नियम कहता है, अंदर से बाहर की प्रक्रिया को आंतरिक रूप से अपने शरीर को मजबूती प्रदान करते हुए बाह्य रूप में किसी कार्य को प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं निकट दूरस्थ विकास का नियम। जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा, बच्चा सबसे पहले खड़ा होने के लिए अपनी भुजाओं पर नियंत्रण करता है, और भुजाओं पर जब नियंत्रण करने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है बेटा, अपने पैरों पर मजबूत होकर खड़े होने का प्रयास करता है, धीरे धीरे चलने लगता है, और चलने के बाद दौड़ने लगता है। ये विकास के किस नियम के अंतर्गत आएगा? तो आप कहोगे निकट दूरस्थ विकास के नियम के अंतर्गत आएगा। क्लियर बेटा? और ये दोनों नियम दिए कुप्पुस्वामी महोदय ने। किसने दिया बेटे? कुप्पुस्वामी महोदय ने दिया। अर्थात निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, और साथ ही साथ विकास की दिशा का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत प्रत्येक बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए हम बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत की। एकीकरण का सिद्धांत क्या करता है, यह भी समझने का प्रयास करना है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि पहले बालक को सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए, और फिर उन सूक्ष्म क्रियाओं को एकीकृत करते हुए मुख्य क्रिया में उन कार्यों को निष्पादित कर देना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लगातार परीक्षाओं में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया कि नवजात शिशु सबसे पहले अपने हाथों को चलाता है और फिर अपनी अंगुलियों को चलाता है, और फिर दोनों एक साथ चलाकर मुख्य क्रिया में निष्पादित कर देता है। कहने का मतलब है, सूक्ष्म क्रिया को मुख्य क्रिया में निष्पादित करके उसे कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया का रूप प्रदान कर देना, यही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा। बालक सबसे पहले कैसे लिखेंगे?
लिखेंगे ऐसे, इस नियम के अनुसार बालक सबसे पहले अपने हाथों को चलाना सीखता है और फिर अपनी अंगुलियों को चलाना सीखता है। अर्थात बालक सबसे पहले सूक्ष्म क्रिया को करता है और फिर सूक्ष्म क्रिया को एकीकृत करते हुए मुख्य क्रिया में लागू कर देता है, निष्पादित कर देता है। ऐसी प्रक्रिया को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर आगे चलते हैं। आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत। आप लोगों ने देखा होगा बालक के जीवन में कई पक्ष होते हैं और बालक के जीवन में जो पक्ष होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम ऐसे कहें, एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर प्रभाव दिखाई देता है और यदि एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर प्रभाव दिखाई देता या दिखाई देना होता है, उसे परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप किसी कारणवश किसी कार्य को कर रहे थे और उस कार्य को करने में आपको दुविधा का सामना करना पड़ा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, आप शारीरिक रूप से फिट नहीं थे, तो आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी फिट नहीं रहेंगे, संवेगात्मक रूप से भी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिखाई देगा, सांस्कृतिक रूप से किसी कार्य को करने में भी परिवर्तन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप फिट फाट थे और लगातार आप अच्छे कार्यों को कर रहे थे, लेकिन शारीरिक रूप से कोई समस्या उत्पन्न हो जाने पर आपका उन सभी पक्षों पर प्रभाव दिखाई देगा जिन पक्षों पर प्रभाव दिखाई देना चाहिए। अर्थात एक जगह पर जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, उन चीज़ों को करते करते यदि दूसरे कार्य में हमें कोई ना कोई अंतर दिखाई दे जाता है, तब भी वो सिद्धांत कहलाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो सीधे सीधे कहेंगे, जब एक पक्ष का प्रभाव किसी भी तरीके से दूसरे पक्ष पर दिखाई देना परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है ना बेटा? आगे बढ़ें, आगे देख लो। नेक्स्ट, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, पहले से ही प्लान करने लगते हैं। हमें जीवन में ये करना है, हमें जीवन में इस तरीके की गतिविधियों में आगे जाना है, हम मैथ्स लेंगे तभी इंजीनियर बनेंगे, हम बायो लेंगे तभी डॉक्टर बनेंगे। ऐसे कर कर पहले हम प्लानिंग बनाते हैं। हम कॉमर्स लेंगे तो हम अकाउंटेंट बनेंगे। हम चीज़ों को पहले से ही प्री प्लान करने लगते हैं, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से जानने का प्रयास करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अपने विचारों को या हमारे अंदर की जो अनुभूतियाँ होती हैं, उन अनुभूतियों को जोड़ने का प्रयास करने लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात लिखेंगे, इस नियम के अनुसार बालक के भावी जीवन को देखते हुए, इस सिद्धांत में अगर ऐसा लिखा आएगा तो आप कहोगे विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, इसमें लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक के भावी जीवन को देख करके उसकी आने वाली जीवन में जो भी वो कर सकता है उसकी भविष्यवाणी करना संभव होता है। यदि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ तो मेरी जो क्रियात्मक रूप से या जो मेरी इच्छाएं होंगी, वो इच्छाएं शिक्षक बनने की तरफ प्रेरित होंगी। इसलिए मैंने उस कार्य को करने के लिए पहले से ही बीएड, डीएलएड या जो भी हायर एजुकेशन की प्री प्लान करने के लिए नेट की वैकेंसी, नेट के जो फॉर्म आते हैं वो भरना, उसको पास करना, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना, उसको पास करना, कहीं ना कहीं प्री प्लान था। और हम लोगों ने विकास की भविष्यवाणियों को अपने प्रारंभिक जीवन के साथ जोड़ करके उसे प्राप्त कर लिया, तो कहा जा सकता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है ना बेटा? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो बेटा, कहा जाता है कि विकास की भविष्यवाणी जो की जा सकती थी, उसके बाद नेक्स्ट में बता रहा था, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं, यदि मैं अपनी तरीके से आपको बताने का प्रयास करूं, यदि कक्षा कक्ष में कोई मैम, कोई सर आपको पढ़ाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन में गए हैं, तो बालक को सबसे पहले सामान्य क्रियाएं कराते हैं और सामान्य क्रियाएं कराने के बाद फिर कठिन की तरफ, विशिष्ट की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, या हम सीधे कहें सरल से कठिन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, यदि बच्चे को ABCD पढ़ानी है तो पहले बच्चे को ABCD करके जेड तक पढ़ाओगे, फिर जाकर आप एप्पल का अनुकरण कराओगे तो APP, चूंकि P आपने जब ABCD जेड तक सिखाई थी तब आपने इसका उपयोग किया था। अर्थात मेरे कहने का मतलब है ABCDEFGHIJ डैश डैश जेड तक जब आप पढ़ा लोगे तब आप बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, या फिर जब ये सब पढ़ा लोगे तो उनको बताओगे दिस इज अ काऊ।
ठीक है ना बेटा। आप सब कुछ वो करके बताने का प्रयास करोगे जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा, अर्थात विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। समझ रहे हो बेटा? मैं आप लोगों को बहुत डीपली इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को वो सब बताने का प्रयास करता हूँ जिस तरीके से पेपर क्वेश्चन में आता है। डीप पढ़ने के लिए मैंने पहले भी बता रखा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। एसएसजी के कोचिंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, डेमो के रूप में बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं जो हम आप लोगों को कम शब्दों में सिखाने का प्रयास करते हैं। इनको और अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोगों को वहाँ पे विजिट करना होगा और आप सबका वहाँ पर फायदा होगा। विकास वंशानुक्रम और वातावरण से मिलकर बना होता है, ये भी कहा जाता है। देखिए, आप लोगों ने एक परिभाषा पढ़ी होगी वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ महोदय ने कहा विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल होता है उसका प्रतिफल होता है। ठीक है ना? कहने का मतलब है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका विकास पर बहुत अच्छे से प्रभाव डालती है। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया पर या तो वंशानुक्रम का या तो वातावरण का यदि प्रभाव पड़ता है, तब कहीं ना कहीं उस कार्य को गति प्रदान करना, उस गति प्रदान करने को सीधी रेखा में गति प्रदान करना, लगातार प्रदान करना, या सीधे सीधे हम कहें कहीं ना कहीं बच्चे का वंशानुक्रम पर या वंशानुक्रम पे वातावरण का या वातावरण के रूप में बच्चों के ऊपर जिस तरीके की गतिविधियों में परिवर्तन दिखाई देता है, वो चीज़ मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ महोदय ने अपने इस सिद्धांत में बताने का प्रयास किया और कहा कि जो विकास होता है वो वातावरण व वंशानुक्रम के गुणनफल का प्रतिफल है। अर्थात आप ये कह सकते हो, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, पूछा कैसे जाएगा? पूछा लिखा होगा विकास बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण, किसने दिया? तो वुडवर्थ, और ये किस सिद्धांत से संबंधित है तब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना बेटा? फिर विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। क्या होता है बेटा? विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। देखो, विकास एक सीधी रेखा में कार्य करता है, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन वर्तुलाकार क्यों होता है, घिर क्यों जाता है, उसका एक रीजन होता है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा जब बालक अवस्थाओं दर अवस्थाओं में जाता है तो वो कहीं ना कहीं संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से थोड़ा सा क्या होता है, रुकता हुआ चला जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर बनता चला जाता है, वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगता है। तो विकास रेखीय तो होता है, या यहाँ पर समझना रेखीय रूप में तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्तुलाकार के रूप में दिखाई देगा। और वर्तुलाकार के रूप में दिखाई देने का सिर्फ मतलब ये है कि वो अवस्थाओं दर अवस्थाओं में घूमा करता है, परेशानियों में हो जाता है, जिसकी कारण से मनोवैज्ञानिकों ने एक विचारधारा प्रस्तुत की कि विकास रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है, सिर्फ अवस्थाओं के घिरे होने के कारण। तो मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराओं को हम बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि बालक अवस्थाओं दर अवस्थाओं में घिरता चला जाता है, तो वह विकास के, बाल विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तब आप राइट आंसर लगा देंगे, विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है ना बेटा? अभी सिर्फ मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो वन लाइनर के रूप में पेपर में पूछी जाती हैं, वन लाइनर के रूप में पेपर में पूछी गई हैं, वन लाइनर के रूप में पेपर में पूछी जाएंगी। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई हैं। और लास्ट है विकास वृद्धि और विकास की दर, अर्थात जो वृद्धि होती है और जो विकास होता है इसकी दर समान नहीं होती है। वृद्धि और विकास की दर समान नहीं होती है। ऐसे लिखने का बेटा सिर्फ एक कारण है, पूरा इसलिए नहीं लिखा, जो लोग ऐसे ही देख कर लिख लेंगे उनको पूरी बात नहीं पता चलेगी, और जिन लोगों ने बगैर स्किप किए पूरी क्लास देखी होगी उनको ये बात समझ में आ जाएगी। विकास वृद्धि की दर एक समान नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होती है, वो एक समय के बाद रुक जाती है, और जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। वृद्धि जो होती है वो मापनीय होती है, जबकि विकास जो है वो मापनीय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक निरंतर गति में, एक निरंतर रेखा में आगे की ओर कार्य करता रहता है। अतः मनोवैज्ञानिकों का कहना है वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने आपको वन लाइनर के रूप में बताया, इसको और अधिक विस्तार के रूप में जब भी हम पूरी फुल क्लास लेकर आएंगे
तब हम आप लोगों को इसको पूर्णतया विस्तार में व्याख्यात्मक रूप से ये बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन सीटेट पे बनते हैं, किस तरीके से अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वहाँ पर कैसे इनसे प्रश्न बनेंगे। उसके लिए आपको विजिट करना होगा, इसी चैनल पर लगातार बने रहना होगा। तो मैंने आपसे बेटा बताया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे निरंतरता का सिद्धांत कहा, मैंने आपसे वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहा, मैंने आपसे क्या कहा बेटा, जल्दी से बोलो। वैयक्तिक भिन्नता के बाद विकास की दिशा का सिद्धांत, फिर मैंने आपसे एकीकरण का सिद्धांत, फिर मैंने आपसे परस्पर संबंध का सिद्धांत, मैंने आपसे सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का प्रतिफल है, रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है, और वृद्धि और विकास की दर समान होती है, और वंशानुक्रम और वातावरण से मिलकर बना होता है। ये सारे सिद्धांतों को अगर मन से आपने पढ़ा और आप लोगों से पेपर में, ध्यान समझना बेटा, आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन कंफ्यूजन भरा पूछा निम्नलिखित में से कौन सा, ये ऊपर के 4 सिद्धांत लिखे होंगे और आप लोगों से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को समन्वय का सिद्धांत कहते हैं। समन्वय का सिद्धांत किसको कहते हैं, तब राइट आंसर लगाएंगे एकीकरण के सिद्धांत को। DSSB के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, कंफ्यूज कर दिया गया, मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया। अपने दिमाग में बैठा लेना, समन्वय का मतलब होता है एकीकरण से ही, अर्थात एकीकरण का सिद्धांत बोलो या समन्वय का सिद्धांत बोलो, ये दोनों सिद्धांत एक हैं। और यदि आप लोगों ने किसी भी सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाया हो तब बताना। मैंने कम शब्दों में, सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। विस्तार में जानने के लिए मैंने पहले कहा है चैनल को विजिट करिएगा और विजिट लगातार करते रहिएगा। मैं इनको बहुत अच्छे से डिटेल में भी आप लोगों को कराऊंगा किस तरीके से अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से और घुमा घुमा कर किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों को बेटा सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, काम ये करना है कि जो मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस के रूप में क्लासेस ले रहा हूँ, जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इनको एक जगह पर नोट करके रखिएगा, जिससे हम पेपर परीक्षा के बाद जो भी परीक्षा होगी, जो भी पेपर होगा, उसके बाद हम आपसे बता पाएंगे कि बेटा एक छोटी सी क्लास में मैंने आपको निरंतरता का, वैयक्तिक भिन्नता का, विकास की दिशा का, एकीकरण का, परस्पर सिद्धांत, साथ ही साथ कहेंगे विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का प्रतिफल है, रेखीय न होकर विकास वर्तुलाकार है, वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कहूँगा एक छोटी सी क्लास से 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब ईमानदारी से बेटा बोलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्या आपको ये पूरी बात समझ में आई है। यदि नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि आई है तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि जितने कमेंट आपके आएंगे उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता रहूँगा। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या आपका मजबूत नहीं है, वो भी कमेंट बॉक्स में करिए। खास करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लग रहा हो दीप सर प्लीज़ ये भी टॉपिक पढ़ा दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं उस टॉपिक के साथ आऊँगा, आपको सिखाऊंगा और बगैर सिखाए आपको नहीं मानूंगा। ठीक है ना बेटा, समझ गए। तो आज के सेशन में मैंने आपसे बाल विकास के सिद्धांत की चर्चा की, बाल विकास के उन सिद्धांतों की चर्चा की जो सिद्धांत पेपर में लगातार पूछे गए। मैंने बाल विकास के सिद्धांतों की, उन सिद्धांतों की भी चर्चा की जो मेरे हिसाब से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने वो सब बताने का प्रयास किया। हाँ, और अन्य सिद्धांतों की बात करेंगे और अन्य सिद्धांत पेपर में आएंगे तो उन सिद्धांतों को भी अगर मुझे लगता है कि पूछा जाएगा तो पेपर आने से पहले उस सिद्धांत की भी व्याख्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विचारधाराएं, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मन में जो हमारे विचार बनते हैं, उन विचारों से किस तरीके से सिद्धांतों की व्याख्या बाल विकास के अंतर्गत और हो सकती है, उनकी भी चर्चा हम लोग अपने नए वीडियो में करेंगे।
जब तक कि आप सभी लोग क्या करेंगे, जब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का लगातार इस क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।